नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। स्कोर मोर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2। जिस किसी ने भी प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां से आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मालाबार विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, मालाबार विद्रोह जो है वो 1921 में केरल में हुआ था। और इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि मालाबार विद्रोह केरल में भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तृत रूप था। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। भारत छोड़ो आंदोलन जो था वो 1942 में शुरू किया गया था, लेकिन मालाबार युद्ध जो है, मालाबार विद्रोह जो है वो 1921 में शुरू हुआ था। इसलिए दोनों बात एक दूसरे का कंट्राडिक्शन करते हैं, इसलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत है। दूसरा ऑप्शन है, विद्रोह के नेताओं में अली मुसलियार, वरियान अकुत्थ और कुंजा मोहम्मद हाजी ये प्रमुख नेता थे। ये बात बिल्कुल सही है, तीनों नेता इसमें प्रमुख भूमिका निभाए थे। और साथ साथ ही इस विद्रोह को महात्मा गांधी जैसे बड़े नेताओं का भी साथ प्राप्त था। और तीसरा यहाँ पर दिया गया ऑप्शन वैगन त्रासदी मोपला विद्रोह से संबंधित है। एक बात और क्लियर कर दूं कि इसी मालाबार विद्रोह को ही मोपला विद्रोह भी कहते हैं। तो वैगन त्रासदी क्या है दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। मोपला विद्रोह में जितने भी विद्रोही थे सबको ट्रेन में भर भर के, ट्रेन की जो कंटेनर बोगियाँ होती है उसमें लोगों को भर भर के और ऐसे करके पूरे बोगी को बंद कर दिया गया था। और इतने लोग इसमें भरे थे कि लोग को ऑक्सीजन की कमी हो गई और धीरे धीरे लोग 5-6 घंटे के अंदर मर गए। और जब बोगियों को खोला गया 10 घंटे 12 घंटे के बाद तो सभी लोग उसमें मृत पाए गए थे। तो ये घटना हुई थी, वैगन त्रासदी इसका नाम हुआ था। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमें निकालना था कि इस क्वेश्चन पे विचार करना है, तो हमें ऑप्शन नंबर 4 पे चलना है। केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, क्योंकि इसमें बताया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन मालाबार के विस्तृत रूप था। ये बिल्कुल गलत बात थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहने वाला था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो था वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय यानी कि 1942 के समय इंडिया का वायसराय हुआ करता था। इसका कार्यकाल जो था 1936 से लेके और 1943 तक था। ये भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाला वायसराय था। उसके बाद हम लोग बात कर लें लॉर्ड वेवेल की, तो लॉर्ड वेवेल जो था वो 1943 से 1945 तक भारत का वायसराय रहा था। लॉर्ड वेवेल ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जितने कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य गिरफ्तार हुए थे उनको रिहा किया था। इसलिए इसका कार्यकाल याद रखिएगा आप लोग, 43 से 45। अब हम लोग बात करते हैं चर्चिल की। मिस्टर चर्चिल जो है वो 1940 से लेके और 1945 तक वो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को नंगा फ़कीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को क्या कहा था? नंगा फ़कीर। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि नंगा फ़कीर किसने कहा था। अगला ऑप्शन हमारे पास है चैम्बरलेन। चैम्बरलेन जो था वो 1937 से 40 तक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहा था और इसकी फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी। लॉर्ड चैम्बरलेन की फॉरेन पॉलिसी काफ़ी अच्छी थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर के किस शासनकाल में आया था? दोस्तों अब्दुल रज्जाक जो था वो फारस का निवासी था और देवराय द्वितीय के राज्यकाल में वो भारत में आया था। अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के राज्यकाल में भारत में आया था। अब चलिए आगे हम लोग बात कर लें देवराय प्रथम के राज्यकाल में कौन आया था। तो देवराय प्रथम के राज्यकाल में निकोलो कॉन्टी आया था। निकोलस कॉन्टी वो इटली का निवासी था और वो जब विजयनगर साम्राज्य में आया तो उसने यहाँ विजयनगर शहर की व्याख्या अपनी पुस्तकों में की है। विजयनगर शहर की व्याख्या किसने की है? तो वह था निकोलस कॉन्टी। आगे हम लोग बात करते हैं कि कृष्णदेव राय के दरबार में कौन आया। तो विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान और प्रतापी राजा हुए थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल में
पायस आया था, जो पुर्तगाल का निवासी था। कौन आया था? पायस। ये कहाँ का निवासी था? पुर्तगाल का। इसने सती प्रथा के बारे में अपनी पुस्तकों में लिखा है। और अच्युत देवराय के राज्यकाल में जो था, नूनिज नाम का यात्री आया था जो पुर्तगाल से था, और पायस भी कहाँ का था? पुर्तगाल का था। और इन दोनों ने सती प्रथा के बारे में अपनी पुस्तकों में या यात्रा वृत्तांत कहें उसमें वर्णन किया है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के मध्य में खींची गई है? दोस्तों, हिंडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के बीच में खींची गई है। हिंडनबर्ग रेखा किसके बीच में खींची गई है? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अगला ऑप्शन हमारे पास है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में कौन सी रेखा है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं मैगीनॉट रेखा। इसी को हम लोग बोलते हैं सिगफ्राइड रेखा। मैगीनॉट रेखा या सिगफ्राइड रेखा, इसको बनवाया था जर्मनी ने। और ये जो हम लोगों ने बात किया था हिंडनबर्ग लाइन के जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इसका एक नाम और है ऑर्डरनिस। इसको ऑर्डरनिस रेखा भी कहते हैं। और ये जर्मनी के द्वारा इसको समाप्त करवाया गया था वर्ल्ड वार 2 के बाद। वर्ल्ड वार 2 जैसे ही 1945 में ख़त्म हुआ तो इस रेखा को ख़त्म कर दिया गया था। आगे बात करते, एक दीवार जैसे संरचना खड़ी कर दी थी, उस दीवार को हटा दिया गया था जर्मनी के द्वारा। आगे हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और काफ़ी कंसेप्चुअल है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की पदच्युति की प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न है? तो देखिए, इसका आंसर हो रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पद मुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जी, वो लोग ज्वाइन करते हैं उस समय उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। लेकिन उनको पद मुक्त करना होता है किसको? राज्य लोक सेवा आयोग, यानी कि किसी स्टेट पीसीएस के अध्यक्ष को या सदस्य को, तो वो करता है राष्ट्रपति। लेकिन जैसे ही हम लोग संघ लोक सेवा आयोग की बात करते हैं, यानी कि यूपीएससी की, तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष या सदस्य होते हैं उनको नियुक्ति भी करता है प्रेसिडेंट और उनको हटाता भी है, यानी कि पदच्युत भी करता है प्रेसिडेंट। इन लोगों का कार्यकाल की यदि बात करें, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष जो होते हैं उनका कार्यकाल अंतिम उम्र सीमा 65 साल या फिर 6 वर्षों तक, जो उसमें पहले हो वहाँ तक करेंगे। हाँ, इनके पदच्युत करने के लिए यदि सुप्रीम कोर्ट को यदि ऐसा लगे कि इन पे कुछ करप्शन के चार्जेस हैं तो वो इस मामले को हैंडल करेगा और राष्ट्रपति उनको उनके पद से मुक्त कर पाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 356 में किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन के बारे में वर्णन किया गया है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? तो जब उस राज्य में विधानसभा भंग हो जाती है। किसी कारणवश यदि विधानसभा भंग हो गई तो उस राज्य की शासन व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नांकित कथनों में कौन सा एक असत्य है? असत्य हमें चुनना है। जैसा कि यहाँ हम देख पा रहे हैं, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। हाँ, हो सकता है किसी कारणवश वहाँ के संवैधानिक तंत्र में विफलता आ सकती है, तो उस समय राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला ऑप्शन हमारा, इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया था। ये बिल्कुल गलत बात है। उसका पुनर्विलोकन जो है वो किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है, इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। जी, ये सही बात है। जैसे ही राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो वहाँ की विधानसभा भंग हो जाती है। ऑप्शन 4 हमारा कह रहा है कि इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन में अनुमोदन किया जाना चाहिए। जी, ये सही है कि जैसे ही इस राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है तो किसी भी संसद के प्रत्येक सदन में, जैसे उसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हो, तो दोनों सदनों में इस चीज़ का अनुमोदन किया जाना चाहिए। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था?
बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य है, ध्यान दीजिएगा। वाइट मेंस बर्डन, मतलब गोरों का राज्य, ठीक है, गोरे जैसे कहेंगे वैसे चलेगी। और वाणिज्य मंडल यानी कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा, साहूकार तरह के लोग जो होंगे, उन्हीं के निर्देशों पर सरकार चलती है। किसने कहा था? तो ये कहा था सच्चिदानंदन सिन्हा ने। जी हाँ, सच्चिदानंदन सिन्हा जो थे वो संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। अस्थाई अध्यक्ष कहने का मतलब, संविधान सभा का जब गठन हुआ तो इसकी पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उस समय वरिष्ठ, इस सभा में सबसे वरिष्ठ होने के कारण और काफ़ी कानून के बारे में जानने के कारण इनको संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन अगली बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और उस दिन राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बना दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बात करें तो इनका मतलब जन्म जो हुआ वो तत्कालिक शाहाबाद जिला, जो आज आरा जिला कहा जाता है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। अभी तत्कालिक इनका गांव बक्सर जिले में पड़ता है, उस समय तत्कालिक शाहाबाद में पड़ता था। पहला ऑप्शन हमारा है बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका संबंध कोलकाता से है। कोलकाता में एक जगह है नैहाटी, वहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म हुआ था। इन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है आनंद मठ। इसी आनंद मठ से हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम वो लिया गया था। इस गीत को उस उपन्यास में किसने गाया था? तो उनका नाम था भावानंद सन्यासी थे। और इसका धुन बनाया था यदुनाथ भट्टाचार्य ने। किसका? वंदे मातरम का। इसको गाने का समय है 1 मिनट 5 सेकंड, यानी 65 सेकंड में राष्ट्रगीत को गाया जाता है। महात्मा गांधी के बारे में तो आप लोग सब जानते हैं, इसके बारे में मुझे यहाँ बताना उचित नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि महात्मा गांधी के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग रुख करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अनुच्छेद 19 में इस चीज़ का वर्णन है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब एक मानव कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका एक दायरा निश्चित किया गया है। ये नहीं कि वो किसी को जाए गाली देने, आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी तो आप प्रधानमंत्री को गाली नहीं दे सकते उनके मुंह पे जाके। पीछे में तो आप हर किसी को गाली देते हैं, लेकिन किसी के मुंह पे किसी को आप गाली नहीं दीजिएगा। नहीं कि कोई लंगड़ा जा रहा है तो उसको बोले ए लंगड़ा नहीं जाओ, ये कहना बहुत गलत बात है। तो एक लिमिट के अंदर रह के आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है। तो इसमें पूछा गया कि इन दोनों को मिलाया जाए 19(1) का घ और 21 को, तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो उससे एकांतता का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, अगले हम ऑप्शन में जाते हैं। तो सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार जो है ये हमारे आर्टिकल 19 के तहत ही आता है। आर्टिकल 19 के बारे में इसलिए आता है क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी का यदि अधिकार है हमें, तो हमें किसी के सामने कुछ बोलना है तो उसके पहले मुझे पहले कुछ जानना होगा, जानेंगे तभी तो बोलेंगे। इसलिए सूचना का अधिकार लाया गया। सूचना का अधिकार जो है अधिनियम 2005 में आया था। आगे है विदेश यात्रा करने का अधिकार। विदेश यात्रा करने का जो अधिकार है वो सभी के पास है। पर्सनल लिबर्टी का जो अधिकार है उसके तहत विदेश यात्रा भी आप कर सकते हैं, लेकिन किस कंडीशन में? उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। ये नहीं कि आप कोई बैंक लूट लिए हैं या किसी का मर्डर कर दिए हैं और आप भागना चाहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। इस केस में आपको विदेश यात्रा करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। विदेश यात्रा आप तभी कर पाएंगे जब कानून की नज़र में आपका कैरेक्टर ठीक है, तब जाके आप विदेश यात्रा कर सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। चलिए आश्रय पाने का जो अधिकार है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आश्रय पाने का अधिकार का एक बार केस गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि मौलिक अधिकार के तहत हर किसी इंसान को घर होना चाहिए उन लोगों को निवास करने के लिए। और इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2022 का लक्ष्य रखे हैं कि प्रत्येक गरीब को उसका घर मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में निम्न में से कौन भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? जी हाँ, सभी एटीएम को कौन जोड़ता है पूरे भारत में? तो इसका आंसर होना है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये होता है पहला हमारा ऑप्शन है भारतीय बैंक एसोसिएशन। भारतीय बैंक एसोसिएशन यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर
1996 को इसका हेडक्वार्टर पड़ता है मुंबई में। दूसरा ऑप्शन हमारा है राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। और अगला हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, अधिनियम 1934 के तहत। आप अभी कमेंट करके बताइएगा कि रिजर्व बैंक के चेयरपर्सन कौन है, गवर्नर कौन है इंडिया के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने वाली 16 वर्षीय एक्टिविस्ट का नाम क्या है, जिसने यूएन महासचिव के सामने अपनी सवाल और चिंताएं रखी थी। जी हाँ दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पर्सन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आज अभी वर्तमान में इनका उम्र है 18 साल। आज से 2 साल पहले, यानी कि जब इनका उम्र 16 साल था, उस समय यह यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस के सामने ये चिंता जताई थी कि आप जल्दी से कोई कड़ा रुख अख्तियार कीजिए जलवायु को लेके, अन्यथा पूरा वर्ल्ड जो है वो गर्त में समा जाएगा। और जैसा आप लोग देख रहे हैं, इनका उम्र है 18 साल। ये अभी स्कूल में हैं और तब ये जलवायु के प्रति इतनी चिंतित हैं। जिस उम्र में लोग गोटियां खेला करते हैं, उस उम्र में इनको इतनी चिंता है। इन्होंने 2019 में बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। पहला अवार्ड है राइट लाइवलीहुड अवार्ड, 2019 में इन्होंने जीता था। इंटरनेशनल चिल्ड्रंस पीस प्राइज़ 2019 का इन्होंने जीता था। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का जीता था। चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का कौन है। 2019 का तो ग्रेटा थनबर्ग है। और अगला अवार्ड इनको मिला था गुलबैंकियन प्राइज़ फॉर ह्यूमैनिटी 2020, ये मिला था इतना अवार्ड ग्रेटा थनबर्ग। और भी बहुत सारे अवार्ड्स हैं। ये हम 4-5 अवार्ड जो इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम्स के लिए, वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नवजात बच्चों को आनुवंशिक रोगों से बचाने के लिए परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने किस पहल का शुभारंभ किया है। आनुवंशिक रोग क्या है, ये हायरार्की चलती है। जैसे आपके पिता को यदि कोई रोग है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को, या फिर माता को कोई रोग है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को भी ये रोग हो जाए। तो इसके लिए सरकार जो है वो एक पहल लेके आई है। उस पहल का नाम है उम्मीद। पहल का नाम क्या है? उम्मीद। उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेथड ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। भारत सरकार ने नवजात शिशुओं से संबंधित आनुवंशिक बीमारियों से निपटने के लिए इस पहल को रोकथाम इलाज से बेहतर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इस अवधारणा पर तैयार किया है। क्योंकि देखिए आनुवंशिक बीमारियां होती क्यों हैं, ये जो आनुवंशिक बीमारियां हैं इनके होने का कुछ कारण है जो आप लोगों को मैं साझा करता हूं। या पहला तो है हो गया कि उच्च जन्म दर, इतनी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है कि इससे आनुवंशिक बीमारियां लगातार हो रही है। और दूसरा वो सबसे इम्पॉर्टेंट, ये जो दूसरा कारण ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरे कारण मैं बता रहा हूँ कि कई समुदाय ऐसे हैं इंडिया में जिनमें सजातीय विवाह होता है। सजातीय विवाह करने का मतलब अपनी ही जाति में, अपने ही कुल में वो लोग शादी कर लेते हैं। और आजकल के लड़के तो देख रहे हैं आप लोग कि गांव में कहीं लड़की को लेके भाग जा रहा है, उससे शादी कर ले रहा है। और इससे क्या होगा, उसके जो आने वाले वंश होंगे उसमें कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। लेकिन लोगों को तो प्यार के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। चलिए सही है, प्यार कीजिए आप लोग, लेकिन देख समझ के, विज्ञान को भी समझिए कि विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान को तो लोग छोड़ ही देते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लद्दाख के किस नृत्य को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े लद्दाखी नृत्य के रूप में शामिल किया गया है? देखिए इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसलिए शामिल किया गया, कौन सा नृत्य, पहले इसकी बात करते हैं। सोंडोल। सोंडोल जो नृत्य है इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में शामिल किया गया है। इसमें 490 के आसपास, 400 टू बी प्रिसाइज बोले 499 औरतें जो हैं वो एक साथ मिलकर इस नृत्य को की। ये अपने ही रिकॉर्ड 290 के आसपास का रिकॉर्ड था इन्हीं लोगों का, इसको इन्होंने तोड़ा है। 499 लोग ये अपने ट्रेडिशनल ड्रेस को पहन के डांस करती हैं। और आगे हम लोग बात करिए, नरोपा जो डांस है ये भी लद्दाख का ही डांस है। और अगले हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता के नगर निर्माण योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए सैंधव सभ्यता की हम लोग बात करेंगे,
एक एक करके ऑप्शंस को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नगरों में बड़ी बड़ी सड़कों का जाल हुआ था और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये बात बिल्कुल सही है, सारी सड़कें इस तरह के शेप में हुआ करती थी। ये इधर से जा रहा है, ये इधर से आ रही है और ये देखिए एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। ये बात बिल्कुल सही है। संपूर्ण नगर में छोटी तथा बड़ी नालियों का जाल बिछा हुआ था। देखिए ये जो सड़कें हैं इसके किनारे किनारे नालियाँ भी हुआ करती थी। इन नालियों पर ढक्कन भी लगा हुआ रहता था, यानी कि पूरी तरह से शहरी व्यवस्था थी। जैसे आज के शहरों में नालियाँ ढकी हुई रहती है, इसलिए उस समय सिंधु सभ्यता में भी इस तरह की नालियाँ थी। तीसरा ऑप्शन हमारा है, नगर में नागरिकों का आवासीय गृह सड़क के दोनों ओर एक सुनियोजित प्रणाली के आधार पर बनाए गए थे। जी बिल्कुल, जैसे आज शहरों में देखते हैं कि ये गली हो गया, इधर मकान, फिर इधर मकान, फिर इधर मकान, इस तरह से मकान होते हैं। वैसे ही मकान उस समय भी बनाए जाते थे, यानी कि काफ़ी एक सुनियोजित तरीके से मकानों का निर्माण होता था। लेकिन चौथा ऑप्शन है जो दोस्तों, सिंधु नगरों के गृहों के अधिकतम द्वार तथा खिड़कियाँ मुख्य सड़कों की ओर खुलती थी। ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि केवल एक ऐसा शहर था जिसके दरवाजे और खिड़की वो रोड पे सामने खोलते थे। वो शहर था लोथल। वो शहर कौन सा था? लोथल। ये पड़ता है गुजरात में। चूँकि ये एक पोर्ट सिटी हुआ करता था, यानी कि बंदरगाह का शहर था। यहाँ पे जहाज़ों से सामान आता और जाया करता था, तो यहाँ की सड़कों पे इनके दरवाजे खुलते थे ताकि सामानों को आराम से गाड़ियों पे या वाहनों पे लादा और उतारा जा सके। बाकी जो शहर थे उनके घरों के दरवाजे सामने नहीं खुलते थे, क्योंकि उन लोगों को उस समय भी डर था कि किसी जानवर या किसी गाड़ी के चपेट में उनके बच्चे आ सकते हैं, इसलिए घर के दरवाजे बगल में खोलते थे, डायरेक्ट सड़क पे वो न निकले। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये सारी योजनाएं उन्होंने लगा रखी थी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ हम लोग रुख करेंगे। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति किस समय हुई है? देखिए इन 6 की अभिव्यक्ति जो है वो गुप्त युग में हुई है। कब हुई है? गुप्त युग में। गुप्त युग का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 275 ईस्वी से 455 ईस्वी तक गुप्त का काल चला था। गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी। अगला ऑप्शन हमारा दिख रहा है वैदिक युग। वैदिक युग जो था वो 1500 से 500 ईसा पूर्व में थी। 1500 से 500 ईसा पूर्व में वैदिक युग था। कुषाण युग के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कुषाण युग जो था 30 से 375 ईस्वी तक था। कुषाण युग कब से कब तक था? 30 से 375 ईस्वी तक। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र और विदिशा हुआ करती थी। और मौर्य युग की बात करें तो मौर्य युग 322 से 184 ईस्वी के बीच था। इसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जहाँ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स एक साथ आते हैं उसके ग्रो करने के लिए, तो उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं, यानी उस इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा का सर्वप्रथम विचार प्रस्तुत किया था स्वराज पार्टी ने। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ था। और इसको किया किसने था ये आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैंने ये कल के क्वेश्चन में करवा दिया था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में की गई थी। मुस्लिम लीग इसने भी मांग नहीं की थी। सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में मांग नहीं हुई थी। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के संविधान के प्रस्तावना निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? देखिए नहीं किया जाने वाला गरिमा शब्द है, क्योंकि गरिमा शब्द जो है इसका समावेशन बहुत पहले ही किया जा चुका था। यानी कि जब संविधान का प्रारूप बना था उसी समय ये गरिमा शब्द का समावेशन हो चुका था। लेकिन समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता और अखंडता यानी कि निष्ठा, ये तीनों शब्द जो हैं वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जुड़ गए थे। उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती थी और उस समय सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी एक गठित की गई और 42वां संविधान संशोधन, इसमें बहुत सारे कार्य हुए। इस संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है?
जी, यह सबसे पहले किसने कहा था कि सूर्य जो है वो सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कहने वाले प्रथम हमारे साइंटिस्ट थे कोपरनिकस। कोपरनिकस ने क्या कहा कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। लेकिन इन्होंने एक चीज़ गलत कहा था कि ये जो उसका परिभ्रमण पथ है वो गोल है। इन्होंने कहा था कि गोल है, लेकिन ये पथ कैसा है? तो अंडाकार है, यानी कि इसको परावलय भी हम लोग कहते हैं, इलिप्टिकल है, ठीक है। और बाकी पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की थी। अष्टाध्यायी एक संस्कृत का व्याकरण है। न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं कि इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था, और गैलीलियो ने फ्री फॉल्स के बारे में बताया था। बाकी बहुत सारी चीज़ें बताई थी, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे गैलीलियो का योगदान क्या रहा था। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यतः 6 अंग हैं। कॉपी पर नोट कीजिएगा आप लोग, 6 अंग कौन कौन से हैं। पहला हमारा जनरल असेंबली। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों में पहला अंग आता है हमारा जनरल असेंबली। दूसरा अंग होता है सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा अंग होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा अंग होता है ट्रस्टशिप काउंसिल। और पांचवा अंग होता है आईसीजे यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और छठा अंग है यूएन सेक्रेटेरिएट। ये 6 अंग हैं। तो इसमें कौन सा अंग नहीं आता? तो न्याय परिषद नाम का कोई अंग नहीं है। न्याय परिषद नाम का कोई अंग नहीं है। न्यास परिषद नाम का अंग भले ही है, लेकिन न्याय परिषद नाम का कोई अंग नहीं है। तो इसलिए आंसर नहीं पूछा था, इसलिए आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, एक एक करके ऑप्शन हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। धरा गया, ये सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी नहीं करता है। 1 रुपये का नोट जो होता है दोस्तों, ये रिजर्व बैंक जारी नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में, यह भारत सरकार के शाखा बैंक के रूप में करता है। जी, यह बैंक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का शाखा है, बैंकों का शाखा नहीं है, बैंकों का बैंक है। बात बिल्कुल सही है। इंडिया में जितने बैंक्स हैं उन सबके बैंकों का बैंक कौन है? आरबीआई। यह विदेशी मुद्रा का विनिमय करता है। हाँ, ये जो फॉरेन करेंसी है उसका एक्सचेंज भी करता है। कौन? आरबीआई। आरबीआई का गठन अभी हमने बताया था, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए इसका गठन क्या हुआ था। हाँ, इसका नेशनलाइजेशन जो था वो 1 जनवरी 1949 को किया गया था। और किस एक्ट के तहत बना था यह भी हमने वीडियो में बताया है। आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे किस एक्ट के तहत बना था। आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए।